हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला व्हाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है लैंकाशायर और डर्बीशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच यहाँ पे हो चुका है जो लैंकाशायर का पहला मैच था और वहाँ पे उन्होंने जीत भी दर्ज करी थी। उसके बाद अगले मैच पर उन्होंने वुस्टरशायर के अगेंस्ट में उनको हारना पड़ा था। डर्बीशायर का मैच आज ही एक हुआ है लेस्टरशायर के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करी और वो मैच हमने कवर भी किया था और बहुत बढ़िया गया था। आई होप आपका भी अभी तक अच्छा जा रहा है व्हाइट रेड ब्लास्ट के मैचेस। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, ऐसा मत करना कि चलो कुछ दिन अच्छे गए तो हमने हाई इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना कम हो सके और जितने कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट के साथ आप खेल सकते हो वो खेलो। एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप प्रॉफिट में रहेगा, यही मेरी उम्मीद है और अभी तक ये चल भी रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। लैंकाशायर अपने लास्ट मैच में हारी है तो उनको जीत की ज़रूरत पड़ेगी, और डर्बीशायर तो जीत के आ रही है तो वो मोमेंटम बरकरार रखना चाहेंगे। वेदर यहाँ पे क्लियर है। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर लैंकाशायर का घर। पिछले सीज़न की बात करें तो लैंकाशायर यहाँ पर अच्छा करती है, लेकिन अभी इस सीज़न में लैंकाशायर को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि पहले मैच में तो उनको ऐसा कुछ हमने देखा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे यंग प्लेयर्स भी खेलने वाले हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, और ऐसे प्लेयर्स भी खेलने वाले हैं जो पहले इस टीम का पार्ट नहीं हुआ करते थे, और ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको जो प्लेयर्स पहले कुछ अलग रोल पे दिखते होंगे वो अभी अलग रोल पे खेलेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी इनकी तरफ से, लेकिन मुझे लगता है अभी तक तो इनके यंग टीम ने या इनएक्सपीरियंस टीम ने अच्छा ही खेला है। जहाँ पर वो हारे भी होंगे तो वहाँ पर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था अभी तक। मतलब जो बड़े बड़े नामों को वो मिस कर रहे हैं, जैसे कि बटलर हो गए, लिविंगस्टोन हो गए, हार्टली हो गए, पार्किंसन को भी उन्होंने छोड़ दिया, जेनिंग्स भी इंजर्ड थे, पिछले सीजन में डैरेन मिचेल खेल रहे थे, वो भी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस अभी तक किया है वो काबिल तारीफ़ है। देखना पड़ेगा कि कल के मैच में वो क्या कर पाते हैं। हालांकि आखिरी पाँच में यहाँ पे लैंकाशायर बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सीनियर प्लेयर्स लैंकाशायर की टीम में स्पेशली नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए रिकॉर्ड्स आपको थोड़े से कम तो मिलेंगे ही। उन जिन जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स होंगे वो मोस्टली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जितना भी है जो भी है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और अभी तक दोनों टीमों ने ही दो दो करके मैच तो खेल लिया है, तो आइडिया तो लग ही गया होगा आपको कि आप क्या उम्मीद रख सकते हैं यहाँ से। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है यहाँ पे लैंकाशायर का। पिछले दो सीजनों में लीग स्टेज में तो उन्होंने कोई मैच नहीं हारा है इस ग्राउंड पे। पिछले सीजन में जो एक मैच सबसे मैटर करता था, मतलब क्वार्टर फाइनल का मैच, वहाँ पे उनको हारना पड़ा, नहीं तो लीग स्टेज में वो कोई मैच नहीं हारे थे उन्होंने। और उसके पहले वाले सीजन में तो ओवरऑल वो अनबीटन रह गए, 6 में से 5 जीत और एक मैच टाई हुआ था, लेकिन हारे वो नहीं थे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये सब हम बातें पहले कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैंने गलती से लैंकाशायर की जगह पे लेस्टरशायर लिख दिया, लेकिन चलो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे दो मैच हो चुका है, सबको पता ही है क्या है नहीं है, और पिछले सीजन की बातें भी हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो हमें क्या क्या देखने मिलता है। कुछ चीज़ें यहाँ से नोटिस करना, ऑब्वियसली देखो बहुत सारे प्लेयर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स भी अगर आपको यहाँ से मिल जाए तो उनको थोड़ा नोटिस करना कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। ठीक है, तो पहला मैच जो है ये डर्बी में हुआ था। डर्बी जनरली अपने घर पे ज़्यादा मैच खेलती नहीं है, वो कोशिश करते हैं बाहर कहीं पे खेलने को, उनका ग्राउंड जनरली उतना जल्दी तैयार होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको हो गया था। डर्बी ने यहाँ पे बनाया था 196, जहाँ पर हैरी केम जो करंट स्क्वाड में आपको दिख जाएंगे डिप्लॉय नहीं है, बेली स्क्वाड में है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है, और वुड का एक विकेट। लैंकाशायर ने काफ़ी आराम से यहाँ पे चेस कर दिया था, जिसको लीड किया था लिविंगस्टन ने, और भी कोई प्लेयर रहे होंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी बड़ा स्कोर यहाँ पे खड़ा किया था लैंकाशायर ने विद द बैट। बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बैटिंग बहुत बढ़िया रहा, तो उन्होंने मैच जीत लिया। अगला मैच और पहला मैच जो मैनचेस्टर में हमें देखने मिल रहा है, वापस से वही चीज़, लैंकाशायर ने विशाल स्कोर खड़ा किया, फिर से लिविंगस्टोन का परफॉर्मेंस, जेनिंग्स जो कल के स्क्वाड में है और मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 पे भी आ जाएंगे, और क्रॉफ्ट का परफॉर्मेंस है, बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है। हालांकि बॉलिंग तो यहाँ पे भी अच्छी नहीं कर पाई थी लैंकाशायर की टीम ने, लेकिन मैच वापस से वो जीत गए अपने बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके। फिर से डुप्लॉय और केम के आपको स्टार्स देखने मिल रहे हैं, तो दोनों ही मैच में केम जो है वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, डुप्लॉय तो नहीं है। गेस्ट का स्कोर, गेस्ट पहले लैंकाशायर के होकर खेलते थे, अगर आपको नहीं पता हो तो, कभी मौके नहीं मिले उस तरीके से, कभी भिलास की वजह से, कभी बटलर की वजह से, फिर से सॉल्ट आ गए, तो इनको मौके कभी उस तरीके से नहीं मिले, तो इसीलिए वो यहाँ पे आ गए। बाकी लुइस रीस, इस नाम को नोटिस करना, इनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे। ठीक है, ये भी पहले लैंकाशायर की टीम में खेलते थे। अगला मैच ये डर्बी में हुआ, यहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिल रहा है। इस बार भी लैंकाशायर ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन थोड़ा पीछे रह गए वेल्स और क्रॉफ्ट, जिन्होंने लास्ट मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट्स बहुत दिए थे फैंटेसी की तरफ से। बाकी वुड का एक विकेट और मैडिसन का परफॉर्मेंस है। मैडिसन का नाम पहली बार यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, यहाँ से कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है, और अभी तक बॉलरों का ऐसा कोई दबदबा हमें देखने मिला भी नहीं है। तीनों ही मैचेस हाई स्कोरिंग रहे हैं, 180 प्लस 200 प्लस स्कोर बने हैं।
अगला मैच ये न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ था। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डर्बी कोशिश यही करती है कि उनको ज़्यादा अपने घर पे मैच खेलना ना पड़े, तो उसी का एग्जाम्पल एक है। यहाँ पे भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ, डर्बी ने बनाया 179। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से रीस फिर से हैं, मैडसन, डुप्लॉय नहीं है, डोनाल्ड नहीं है, डाल नहीं है, ये स्क्वाड में नहीं है। वुड का 3 विकेट यहाँ पे, वुड ने यहाँ पे भी पहले बॉलिंग करते हुए 1 विकेट निकाला था, यहाँ पे दूसरी बॉलिंग पे ही 1 विकेट निकाला था, और यहाँ पे भी 1 विकेट निकाला है। तो अभी तक वो विकेटलेस नहीं गए हैं इस फिक्चर में, 4 मैचेस जो हमने देख लिए। लैंकाशायर ने वापस से बैटिंग बल्लेबाजी मतलब बहुत बढ़िया करी। फिर से वेल्स का स्कोर है बड़ा स्कोर, यहाँ पे भी वेल्स पहले तो एक तो ससेस के होकर खेलते थे, और उसके बाद T20 में उनको बैटिंग भी बहुत नीचे मिलती थी। अभी तो ओपनिंग करने आ गए हैं, बॉलिंग भी बराबर करते हैं, और इसीलिए परसेंटेज कैप्टनसी भी इनका काफ़ी बढ़ चुका है। चैपल के यहाँ पे 2 विकेट जो पिछले सीजन में आए थे, और इनका प्रेडिक्शन तो हमने कर ही रखा है कि आप इनको एनीवेज ले सकते हो, मतलब इनिंग्स में विकेट्स के सूची में वो रहते ही हैं, चाहे रन कितना पड़ जाए। और लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, ये मैनचेस्टर में ही हुआ था, फिर से हाई स्कोरिंग इनकाउंटर, 15 ओवर में 177 बना दिया। तो लैंकाशायर तो एज ए बैटिंग साइड बहुत डोमिनेटिंग रही है, डर्बी भी रही है, लेकिन लैंकाशायर ने थोड़ा एज ज़्यादा रखा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। बटलर, लिविंगस्टोन को ये फिक्चर बहुत पसंद था, ऑब्वियसली वो नहीं खेलेंगे, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे थे। चैपेल यहाँ पे फिर से, मैकेनन के भी कुछ विकेट्स थे इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। डर्बी ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, 15 ओवर में 150 रन, कोई कम स्कोर नहीं है। हैरी केन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इस फिक्चर में, 3 बार हमने इनका नाम देखा है आते हुए, कुछ मैच बीच में खेले भी नहीं होंगे, और ब्रूक गेस्ट। बाकी बॉलरों में से इस बार वेल्स आ गए। वेल्स आखिरी 3 मैच जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है विद द बैट और विद द बॉल। बैटिंग से 2 परफॉर्मेंसेस से इस बार बैटिंग ढंग से मिली नहीं, ऑब्वियसली मैच छोटा था, 4 ही विकेट गिरे, और पहले नीचे बैटिंग आते थे जैसे मैंने पहले ही बताया। तो उन्होंने बॉलिंग से 2 विकेट निकाल दिए बेली और हार्टली के साथ। बेली और हार्टली ये बहुत तंग करते रहे हैं डर्बी की टीम को, हालांकि ये दोनों तो नहीं खेल रहे हैं, बेली स्क्वाड में है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा, और हार्टली तो है भी नहीं। इन दोनों ने बहुत तंग करके रखा हुआ है, और स्पेशली एक पर्टिकुलर बैट्समैन को, मैं उनकी बातें आगे करूंगा, लेकिन अभी तक हमने जो इस फिक्चर में देखा, हाई स्कोरिंग मैच है, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर है, मैच नहीं, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हो रहा है इस पूरे फिक्चर में। काफ़ी रन्स बन रहे हैं, 180 तो पार स्कोर है। ये 15 ओवर का मैच था, यहाँ पे भी 177 बना दिया था, स्पेशली लैंकाशायर ने। डर्बी ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। विकेट्स अगर हम देखेंगे तो देखो, पहले मैच में दोनों इनिंग्स मिलाकर गिरे 8 विकेट, दूसरे मैच में दोनों इनिंग्स मिलाकर 11 विकेट, इधर 13 विकेट गिरे, इधर भी 11 विकेट, और लास्ट मैच में तो चलो छोटा भी मैच हुआ था, 12 विकेट, 11 विकेट यहाँ पे गिरे। तो 13 विकेट मैक्सिमम गिर रहे हैं दोनों इनिंग्स मिलाकर, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैक्सिमम देखा जाए 6, उससे कम ही हुए हैं। तो बॉलर्स के लिए यहाँ पे खास कुछ रहा नहीं है। आखिरी 5 में हमने ऐसा कोई बॉलर, ये एक बार वुड को देखा था हालांकि, जो कि विकेटलेस नहीं गए हैं इस फिक्चर में अभी तक, नहीं लास्ट मैच वो शायद खेले नहीं होंगे, नहीं तो विकेटलेस नहीं गए हैं। वुड ने एक बार 3 विकेट निकाला था, नहीं तो 1-2 के ही आसपास घूम रहे हैं जो बॉलर्स हैं, और बेली ने एक बार 3 विकेट निकाला था। तो जैसे मैंने पहले बताया, बेली और हार्टली यहाँ पे काफ़ी तंग करते हैं, जो भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। डर्बी की तरफ से भी हमने कुछ नाम देखे हैं, जिनमें से आपने चैपल देखा है, ऑब्वियसली उन्होंने खेला के, हैरी केन का हमने नाम देखा है, मैडसन के 2 50 रहे हैं आखिरी कुछ मैचेस में, ब्रूक गेस्ट का हमने नाम देखा था, मैडसन ने यहाँ पे 170 रन बनाया था, और यहाँ पे 50 रन, ठीक है। ब्रूक गेस्ट के हमने कुछ स्कोर्स देखे हैं, बस यही कुछ चीज़ें हैं। चैपल का तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर बॉलिंग सेकंड में 2 विकेट, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में 2 विकेट, जो हमने लास्ट मैच ही कवर करा था डर्बी का लेस्टर के अगेंस्ट में, वहाँ पे ये बात मैंने बताई भी थी कि चैपल को आप एनीवेज ले सकते हो किसी भी इनिंग्स में। तो ये कहानी रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ फोकस करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ जो इधर उधर से नाम आ रहे हैं, लैंकाशायर की तरफ से लिविंगस्टोन का नाम बहुत बार आया था, बेली का नाम आया था, हार्टली का नाम आया था, लेकिन ये कोई भी खेल नहीं रहे। और वुड एकमात्र बॉलर है, अगर उनके रिकॉर्ड नहीं भी रहते तब भी आप उनको लेते, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मैनचेस्टर वाले मैचेस को फोकस में रखूँ, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो हमें क्या देखने मिलता है। ये पहला मैच है जहाँ पे 219 बनाया था लैंकाशायर ने पहले बैटिंग करके, जेनिंग्स और क्रॉफ्ट के स्टार्ट से, ठीक है। बहुत बड़ा उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन स्टार्ट ज़रूर थे, और यहाँ से कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। डर्बी ने भी बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था, जिसको लीड किया था लुइस रीस ने, जो अपने पुराने टीम और अपने पुराने होम ग्राउंड में खेल रहे थे। यहाँ पे डुप्लॉय नहीं है, केम और गेस्ट का स्कोर, बाकी खाली वुड ही है करंट स्क्वाड में जो अवेलेबल है। और अगला मैच जो मैनचेस्टर में हुआ था, जो पिछले सीजन का और ओवरऑल भी लास्ट मैच था, 15 ओवर का मैच था, जहाँ पे बटलर और लिविंगस्टोन वापस से चले, नहीं है दोनों अवेलेबल, चैपल, केम, गेस्ट, वेल्स, और बेली भी हैं अगर वो खेले तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, और ये कुछ परफॉर्मेंसेज हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, टीम्स ने कैसा करा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज कैसे किसके आए, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। आई हो आपने यहाँ से सही से देख लिया होगा। समराइजन पे आ जाऊँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ आपको, लिविंगस्टोन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, हालांकि 115
रन तो नहीं बनाते होंगे हर इनिंग्स में, लेकिन एवरेज बहुत बढ़िया है, नॉट आउट भी रहे हैं। और मैटसन का भी ठीक ठाक है, और हमने उनको 2 बार 50 के ऊपर भी स्कोर बनाते हुए देखा है। यहाँ पे 50 रन उन्होंने बनाया था बर्मिंघम पे, और यहाँ पे 70 रन बनाया था डर्बी में। इस ग्राउंड पे हालांकि उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया है आखिरी जो 5 में से 2 मैच आए हैं उनमें, लेकिन हाँ अभी भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे ही हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। बॉलर्स में से कुछ नहीं है, डर्बी की तरफ से तो है ही नहीं, और लैंकाशायर की तरफ से भी टॉम वुड, अब एक टॉम वुड नहीं, मार्क वुड को अब थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, कंसिस्टेंट रहे हैं वो भी, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, एक मैच में 3 विकेट निकाला था बस। और बेली का परफॉर्मेंस है, लेकिन वो खेल नहीं रहे, स्क्वाड में तो हैं बस। तो ये हो गई बातें हेड टू हेड की। अभी बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, और देखते हैं कि ग्राउंड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने मिल रहा है, और जो नामों को हम वहाँ पे फोकस कर रहे थे हेड टू हेड से, ये यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंस उनको मिल रहा है या नहीं। तो पहला मैच लैंकाशायर और नॉटिंघमशायर के बीच में हुआ, तो काफ़ी बड़ा स्कोर है, बिल्कुल उसी तरीके का मैच यहाँ पे भी हुआ जहाँ पे हमने हेड टू हेड में जैसे देखा था, ग्राउंड में होते हुए हाई स्कोरिंग मैच। 208, सिर्फ 4 विकेट खोए। करंट स्क्वाड वाले प्लेयर्स में आपको सिर्फ वेल्स दिखेंगे, पेसर स्पिनर के बराबर के विकेट्स। नॉटिंघमशायर चेस तो नहीं कर पाए, लेकिन 186 उन्होंने भी बनाए, और सिर्फ 5 विकेट उन्होंने खोया। वुड, महमूद, वेल्स, ये तीनों ही स्क्वाड में है, और उम्मीद की जा सकती है तीनों कल के मैच में खेलेंगे भी। अगला मैच लैंकाशायर और डरहम के बीच में हुआ, फिर से बड़ा स्कोर, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा विकेट हालांकि गिरा। वेल्स फिर से यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका है, और याद रखना यहाँ पे वेल्स ओपनिंग नहीं कर रहे थे, नीचे बैटिंग आते थे वो, तब भी इनके स्कोर हैं। पेसर के 4, स्पिनर के दूर, और यहाँ पे 2 विकेट्स भी। तो अभी तक तो क्रिस्टल क्लियर कैप्टन चॉइस वेल्स हमारे लिए दिख रहे हैं, और कल के मैच में काफ़ी लोगों के एनीवेज होंगे भी वो। 17 ओवर में 150 रन बना दिया था रवि ने, डरहम ने, और सिर्फ 3 विकेट खोया था। बॉलर्स के लिए यहाँ पे हमें खास कुछ अभी तक देखने नहीं मिला है, ना ही हेड टू हेड में, ना ही ग्राउंड में अभी तक। तो देखते हैं, ये जो लास्ट आपने हेड टू हेड देखा था 15 ओवर का मैच था, यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, वेल्स ने यहाँ पे भी 2 विकेट निकाले थे बेली और हार्टली के साथ, यही करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं जो खेल रहे हैं। सेकंड लास्ट मैच पिछले सीजन का, ये काफ़ी लो स्कोर बनाया था नॉर्थम्पटनशायर ने, सिर्फ 138। ये तो मतलब दूर दूर तक अब इमेजिन नहीं करेंगे कि ये रन डिफेंड हो जाएगा, जहाँ पर वुड ने विकेट निकाला था। वुड बॉलिंग पर ज़्यादा बेहतर दिखते हैं, लेकिन एनीवेज आप उनको ले सकते हो, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, कैचिंग पोजीशन पे खड़े रहते हैं। बेली, वेल्स और लिविंगस्टोन, और लैंकाशायर ने बड़े आराम से चेस कर लिया था, वेल्स को शायद बैटिंग नहीं मिली होगी आराम से, पेसर्स के अपर हैंड। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन का, ये मैच था जहाँ पे बेली के 2 विकेट से लिविंगस्टोन और वुड के साथ। बेली का नाम काफ़ी बार आ चुका है, ग्राउंड में भी थोड़े थोड़े नाम उनके हैं, हेड टू हेड में तो थे ही। तो अगर वो खेल लेते हैं कहीं से, जिसके चांसेस मुझे दिख तो नहीं रहे, तो आप इनको देख सकते हो। बाकी लिविंगस्टोन के परफॉर्मेंस यहाँ पे रहे हैं वुड के साथ, क्रॉफ्ट और बटलर का स्कोर, और बड़े आराम से यहाँ पे चेस भी कर लिया। तो जो चीज़ हमने हेड टू हेड में नोटिस किया था, ग्राउंड में भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट मैच का बता दूं, जो इस सीजन का मैच था, यहाँ पे कुछ अलग ही हो गया। डरहम तो मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, पहले 2 मैच में तो बहुत ज़्यादा ही बैटिंग कोलैप्स हुआ है उनका, और ये पहला मैच था उनका जहाँ पे एस्पिनबॉल, ब्रेथविक, ये दोनों ही नया खेल रहे थे T20 में। 50 ओवर फॉर्मेट और मतलब काउंटी में तो खेले हैं, लेकिन T20 में उनको मौके नहीं मिले हैं कभी उस तरीके से। वुड हालांकि कंसिस्टेंट रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट 2 विकेट, और ग्रीन भी नए आए हैं, उन्होंने भी 1 विकेट निकाला, और लैंकाशायर ने बड़े आराम से चेस भी कर लिया, जहाँ पे वेल्स अभी ओपनिंग कर रहे हैं। और जो हमारे लिए अभी तक थ्रू आउट द वीडियो एक नाम बहुत क्रिस्टल क्लियर कैप्टन चॉइस के तौर पे आए हैं, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर आया है गेब बेल के साथ, और 1 विकेट स्पिनर का था, जो कोई ऑब्वियसली उतना कुछ मायने नहीं रखता। तो जो चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, कि हेड टू हेड की बात तो हमने कर ही ली, वहाँ पे तो हमने रन बनते हुए देखा ही है। ग्राउंड में भी आपको ज़्यादा रन बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पे 180 के नीचे तो बात कर ही नहीं सकते। 180 बनाकर भी आप यहाँ पे शांति से नहीं रह सकते कि नहीं हम जीत जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा रन बनाने होते हैं, विकेट्स ज़्यादा यहाँ पे गिर नहीं रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव मैच हो रहा है। अगर आपने हेड टू हेड में तो देख ही लिया, ग्राउंड में भी अगर आप देख लो तो देखो, यहाँ पे दोनों इनिंग्स मिलाकर 9 विकेट गिरे, ठीक है, 4 और 5 9 विकेट। इधर देख लो, दोनों इनिंग्स मिलाकर 10 विकेट गिरे, सिर्फ 3 ओवर बाकी था दूसरे इनिंग्स का। इधर दोनों इनिंग्स मिला के 11 विकेट गिरे, ये मैच 15 ओवर का हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी दोनों इनिंग्स मिला के 11 विकेट, यहाँ पे भी 11 विकेट, ठीक है। ये मैच अलग हो गया, हालांकि यहाँ पे भी 11 विकेट गिरा था, लेकिन पहले ओवर में बैटिंग कोलैप्स ही करके डरहम की टीम, पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं वो, दोनों मैच लगातार ऐसा गया उनका। तो ये है। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पेसर्स को ही ज़्यादा विकेट मिलते हैं, हेल्प को तो किसी को भी नहीं है, लेकिन पेसर्स नंबर में ज़्यादा हैं तो वो हैं। लेग स्पिनर अगर आपके पास हो तो वो आप देख सकते हो, लिविंगस्टोन को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलती थी बॉलिंग से, पहले मार्ट पार्किंसन खेलते थे, उन्होंने भी कुछ विकेट्स निकाले हैं, और अभी ल्यूक वेल्स को भी हमने देखा है यहाँ पे काफ़ी विकेट्स निकालते हुए, तो वो भी लेग स्पिनर है। तो ये चीज़ यहाँ पे काम पे आ सकती है। पास्ट में जो मैककिर्नन आपने देखा था ऊपर हेड टू हेड में, उन्होंने भी थोड़े बहुत विकेट्स निकाले थे, वो भी लेग स्पिनर ही थे। बाकी ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो, बैटिंग डोमिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हेड टू हेड में भी देखा था हमने, ग्राउंड में भी वही है। तो हमारा टीम भी जो होगा वो थोड़ा बैटिंग हेवी ही होगा।
इसके अलावा ग्राउंड से जो मेजर परफॉर्मेंसेस हमने देखे हैं, वेल्स तो चलो है ही, वुड भी स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में भी अच्छा करे हैं उन्होंने। इसके अलावा बेली के कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं, अगर वो खेलते हैं और हेड टू हेड में पर्टिकुलरली एक बैट्समैन को तो उन्होंने बहुत तंग किया है, वो मैं आगे बात करूँगा। अगर वो खेलते हैं आप 1-2 विकेट के लिए उनको देख सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इस सीज़न में एस्पिन बॉल और ब्लेथरविक ने पहले बॉलिंग करते हुए, अभी ये डरहम की बैटिंग खराब है या इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है पता नहीं। डरहम की बैटिंग तो चलो 2 मैच खराब हो गई है, लेकिन ये पहले मैच में 1 मैच वंडर था या क्या था पता नहीं, क्योंकि अगले मैच में दोनों में से किसी को विकेट नहीं मिला जो वर्सेस के अगेंस्ट में था। लेकिन जो भी है कि ये दोनों ने परफॉर्म करा था पहले मैच में तो, और अब फिर से ये इसी ग्राउंड पे खेलने आने वाले हैं और बॉलिंग फर्स्ट अगर करें तो आपके नोटिस में रहने चाहिए। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बता सकते थे हम ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। कीटन जेनिंग्स मोस्ट प्रोबेबली वापस आएंगे, और अगर वो वापस आते हैं तो वो बोहानन को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे किसी और को, या गेब बेल को भी वो रिप्लेस कर सकते हैं और बोहानन को नंबर 3 पे भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं ऑलरेडी ल्यूक वेल्स, तो दोनों लेफ्ट हैंडेड के साथ वो जाएंगे या नहीं देखना पड़ेगा। हो भी सकता है कि वही करें, क्योंकि अदर फॉर्मेट्स में उन्होंने ये करके रखा हुआ है पहले। टॉम ब्रूस अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, और ना ही इनको बॉलिंग दी जा रही है, मुझे नहीं पता क्यों। बैटिंग से उन्होंने कुछ खास नहीं करा है। इंग्लैंड में आने के बाद, जैसे मैंने पहले मैच में ही बताया था कि जब जो हमने लैंकाशायर का मैच कवर किया था, कि इंग्लैंड में आने के बाद उनका परफॉर्मेंस बैटिंग कुछ अच्छा हुआ नहीं है। काउंटी में भी उतना कुछ खास नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अच्छे प्लेयर तो हैं, इतने बुरे प्लेयर तो नहीं है जितना उनका परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा है। देखना पड़ेगा कब तक फॉर्म पे आते हैं। गेब बेल भी ये रिप्लेस्ड हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में बात करने का ज़रूरत है। स्मॉल लीग में तो आप कहीं से नहीं ले रहे। उसके बाद हर्स्ट है, लास्ट मैच काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी बैटिंग फर्स्ट में। क्रॉफ्ट अभी बॉलिंग कराने लग गए हैं, बैटिंग भी उन्होंने अच्छी कर रखी है। जनरली चेस बेहतर करते हैं वो, लेकिन लास्ट मैच बैटिंग फर्स्ट रन बनाया और 1 विकेट भी निकाला था 1 ओवर बॉलिंग करा के। ग्रीन काफ़ी टाइट बॉलिंग करा रहे हैं, 3 ओवर तो कहीं नहीं गए इनके, और बैटिंग भी अच्छी खासी कर दिया था लास्ट मैच में, बिल्कुल देखा जा सकता है। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐसे बॉलर जो 3-4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, और बहुत स्मार्ट बॉलर है, सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा स्पिनर ऑफ द बॉल नहीं है, पेस वैरी करते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनको लेके चलना चाहिए हमेशा ही। लुक वुड तो है ही हमारे टीम में, बाकी स्टैनली, ब्लेथरविक, एस्पिन बॉल। स्टैनली इनमें से बेहतर दिखे हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ये पहले वुस्टसा के होकर रेगुलरली तो नहीं, लेकिन खेले हैं काफ़ी ज़्यादा। ब्लेथरविक और एस्पिन बॉल काफ़ी यंग है, तो उस कंपैरिजन में यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं बॉलिंग यूनिट में, जहाँ पे सकीब महमूद हैं, बेली इंतज़ार कर रहे हैं बेंच पे, तो ये बेली नहीं तो सकीब महमूद को तो ला ही सकती है टीम, और कीटन जेनिंग्स बैटिंग से, तो ये कुछ चेंजेस जो है हो सकते हैं। लेकिन हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स रहेंगे जिनको लेके हम कोर बनाएंगे, वैसे तो लैंकाशायर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और हो सकता है कल के मैच में वो जीत जाएं, लेकिन मुझे लगता है जो फैंटेसी टीम आपकी बनेगी वहाँ पे लैंकाशायर के ज़्यादा प्लेयर आप ले नहीं पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे मैं समझाता हूँ। वेल्स हमने ले लिया, क्रॉफ्ट को लेना पड़ेगा क्योंकि ये बॉलिंग कराने लग गए हैं, ग्रीन और वुड, ये 4 हमारे कोर को बनाएंगे, ठीक है। बाकी जिनके साथ लोग जा सकते हैं, एक है ब्रूस, एक इन तीनों में से कोई एक को लेकर जा सकते हैं, और अगर जेनिंग्स खेल गए तो जेनिंग्स के साथ लोग जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ कोई भी करेगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे कोर पे रहेंगे, बाकी किसी के ऊपर मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है, और ना ही किसी के कुछ ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हैं। महमूद तो काफ़ी टाइम से इंजर्ड रहे हैं, वो एक मैच खेलते हैं उसके बाद पूरा सीजन इंजर्ड हो जाते हैं। देखना पड़ेगा अभी क्या होता है, नहीं तो ये बहुत टैलेंटेड बॉलर हुआ करते थे। हालांकि इस मैच में तो मैं उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन आने वाले टाइम्स में अगर ये फिट रहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बात करें डर्बी की तरफ से, तो आज उन्होंने जीत हासिल करा। अच्छा, यही पे चीज़ की बात कर रहा था, लुइस रीस इनको बहुत तंग किया हुआ है बेली और हार्टली ने, इन दोनों ली ने, मतलब ये बेली और हार्टली ने इनकी पूरी तरीके से ले ली है, ठीक है। आखिरी 6 में हर बार या तो वो बेली से आउट हुए हैं या तो वो हार्टली से आउट हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ही बॉलर्स ओपनिंग स्पेल में आते थे, तो इनको खाता भी ज़्यादा खोलने नहीं दिया है, या तो 0 पे भी आउट किया है या तो कम रन पे आउट किया है। लेकिन अगर जब बेली, देखो बेली रेगुलरली T20 में खेलते नहीं थे, ठीक है, अभी भी आप देख रहे हो नहीं खेल रहे हैं, और पहले हार्टली ओपनिंग स्पेल पे नहीं आते थे, बाद में आते थे 6-7 ओवर के बाद। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसी सिचुएशंस आए हैं, जब बेली ओपनिंग स्पेल पे नहीं खेल रहे हैं या खेल ही नहीं रहे हैं, हार्टली नहीं आए हैं जल्दी बॉल कराने, तब लुइस रीस ने बहुत तंग किया है लैंकाशायर को, और हंट किया है बिल्कुल, या हॉन्ट किया है, आप जो भी कह लो, लैंकाशायर को, अपने पुराने टीम को और अपने पुराने होम ग्राउंड को। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक, उसका एग्जाम्पल है ये वाला मैच, बिल्कुल ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेली खेले नहीं,
ठीक है, बेली अगर खेलते तो वो तो ओपनिंग स्पेल में आ जाते। बेली यहाँ पे खेले नहीं, हार्टली आए थे बहुत लेट और लुइस रिस ने धागा खोल दिया। लेकिन जब जब आपको दिखेगा कि लुइस रिस नहीं चल रहे हैं, उनके रन नहीं बन रहे हैं, तब बेली या हार्टली आपको सक्सेसफुल बनते हुए देखेंगे। देखो यहाँ पे लुइस रिस का रन नहीं है, बेली 3 विकेट, मतलब समझ रहे हो कि बेली आ गए और तो आते हैं ओपनिंग स्पेल में तो उन्होंने खा लिया। अगले मैच पर देखो यहाँ पे फिर से नहीं चले बेली, लुइस रिस, हार्टली का विकेट है। ठीक है, इस बार भी 23 रन उन्होंने बनाया था, लेकिन हार्टली का विकेट इधर भी है। आखिरी मैच पर देख लो, यहाँ पे भी सेम, बेली के 2, हार्टली का 1 और लुइस रिस का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, स्पेशली बेली ने, लेकिन हार्टली ने भी उनके विकेट्स निकाले हैं। लेकिन हार्टली पहले ओपनिंग स्पेल में नहीं आते थे तो इसीलिए तब तक रन बना चुके थे, लेकिन लास्ट 2-3 सीजनों में हार्टली भी ओपनिंग स्पेल में आने लग गए। बेली तो आते ही ओपनिंग स्पेल में, तो ये दोनों जब खेले हैं लुइस रिस को बहुत तकलीफ दिया है। अभी देखना ये है कि अभी कौन इनको तकलीफ देगा, क्योंकि ना तो बेली खेल रहे हैं और ना तो हार्टली स्क्वाड में है। तो लुइस रिस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे आपको लगेगा कि अच्छा कुछ ऐसा नहीं है, बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल के मैच में बहुत ही यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। भले ही वो बॉलिंग ना कराए, करा भी सकते हैं वैसे तो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको जिन दोनों बॉलर से सबसे ज़्यादा खतरा है वो कल के मैच में मोस्टली नहीं खेलेंगे। बेली चांसेस हैं, हार्टली तो नहीं है, बेली चांसेस है खेल जाए। अगर बेली खेलते हैं तो फिर से इनके लिए दिक्कत बन सकती है, अगर वो नहीं खेलते हैं तो दिक्कत शायद नहीं हो। हैरी केम अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, स्टार्स इनको मिले हैं, और अगर आप बैटिंग हैवी टीम बना रहे हो तो बिल्कुल इनको ले सकते हो। डेविड लॉयड कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, 1-2 मैच में उन्होंने रन बनाया है और खास कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन वही है, बैटिंग हैवी टीम बनाने की सोच रहे हो तो ये भी एक कॉन्सिडरेशन में आ सकते हैं। मैडिसन अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बिल्कुल लिया जा सकता है। शमित पटेल उसके बाद बॉलिंग फर्स्ट, तो उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले हैं, बाकी बैटिंग से कुछ खास इनका नहीं है। आखिरी 5-6 मैच में एक बार शायद 40 के ऊपर स्कोर बनाया था, बाकी कुछ भी इनका खास नहीं है, और ना ही मुझे इनकी बॉलिंग से कोई उम्मीद है इस ग्राउंड पे। ब्रूक गेस्ट ये भी अच्छा करते हैं और कीपिंग सेक्शन में रहेंगे भी, बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है इनको, वाइटली तो नहीं लेंगे आप। वैगस्टैफ अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी, आज के मैच में वो बैटिंग में लिस्टेड थे, लेकिन उन्होंने 4 ओवर की बॉलिंग कराई थी और काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी। और अगर टीम को एक लेग स्पिनर की ज़रूरत है, जो कि वो मैकियनन से करवाते थे लास्ट सीजन तक, तो वैगस्टैफ एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं और इनका बैटिंग हैंड भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज के मैच में भी 4 ओवर में उन्होंने काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग कराई थी। पहला 3 ओवर तो बहुत बढ़िया गया था, आखिरी ओवर में थोड़ा रन बन गए। ये बैटिंग से भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सेकंड टीम के ऊपर रन भी बनाया, विकेट्स भी निकाले। ये एक प्लेयर है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। जैक चैपल तो है ही, उसके बाद ब्राउन और टिकनर। ब्राउन की बॉलिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी आज के मैच में, हालांकि विकेट उन्होंने निकाला था, और टिकनर का तो पता नहीं क्या चल रहा है, अभी तक विकेट नहीं मिला है, लेकिन इनके पास एबिलिटी है कि बंचेस में विकेट निकाल ले, तो हमेशा रिस्की ऑप्शन तो रहते हैं। यहाँ से जो प्लेयर्स हम हमारे टीम में रखेंगे, लुइस रीस, स्पेशली अगर बेली नहीं खेले मेरे टीम में आपको ज़रूर दिखेंगे, हैरी केम, मैडिसन, गेस्ट, चैपल, ये 5 मेरे कोर पे रहेंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, पैट ब्राउन बॉलिंग सेकंड में, वैगस्टैफ अगर आप एक पंट के तौर पे देखना चाहते हो बैटिंग से, एक देख सकते हो, क्योंकि ऑलराउंडर की तरह काम आ जाएंगे आपके लिए, और शमित पटेल बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है, बाकी और मुझे लगता नहीं किसी को आप लोगे स्मॉल लीग में। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो वेल्स और क्रॉफ्ट, यही मुझे लगता है सबके कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे। थोड़ा अलग देखने के लिए लोग शमित पटेल के साथ जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से वेल्स एनीवेज कैप्टन है, हर तरीके से उनके लिए सपोर्टिव डेटा है, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, ओपनिंग भी आ रहे हैं, बिल्कुल इनको आप बना सकते हो कैप्टन स्मॉल लीग में। क्रॉफ्ट स्पेशली अगर चेस करें तो, लेकिन एनीवेज आप कर सकते हो क्योंकि अभी बॉलिंग भी कराने लग गए हैं। उसके बाद ग्रीन और ब्रूस नाम के बेसिस पे, हालांकि परफॉर्मेंस तो अभी तक कुछ आया नहीं इनका, अगर बॉलिंग मिल जाती तो हम कंसीडर कर भी लेते। और उसके बाद रिस्की में वुड हैं जो बॉलिंग से काम पे आ रहे हैं, और जेनिंग्स। डर्बी की तरफ से रीस और शमित पटेल के आसपास लोग जा सकते हैं। रीस को शायद लोग टीम में रख लें, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कोई ना बनाए। शमित पटेल को कुछ लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं आज के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके, और थोड़ा फ्री खेल रहे हैं, कैप्टन भी हैं हालांकि टीम के, तो अपने को खुद के हिसाब से ही वो बैटिंग बॉलिंग वो करवा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है, टीम में आप एनीवेज रख सकते हो। उसके बाद मैडिसन है रिस्की में, और ब्राउन दोनों ही मैच पे विकेट्स निकाले हैं, रन चाहे कितने भी पड़े। चैपल एनीवेज मैं हमेशा कहता हूँ बैटिंग, बॉलिंग फर्स्ट हो, बॉलिंग सेकंड हो, आप रख सकते हो, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। और वैगस्टैफ और गेस्ट में से आप किसी एक को रख लेना टीम में, वही बड़ी बात होगी, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा टीम बना के रखा हुआ है, 9 प्लेयर्स तो लगभग मेरे सेट हैं, और यहाँ पर तो 2 मेरे लिए बॉलिंग भी करेंगे, तो ये बिल्कुल भी रिस्की कॉम्बिनेशन कहीं से भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों बॉलिंग करेंगे, प्रॉपर बैट्समैन ये दोनों हैं। लुइस रीस भी बैट्समैन है, तो इनको यहाँ पे और इन दोनों को यहाँ पे कंसीडर कर लेना। हालांकि लुइस रीस बॉलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं कर सकते। ग्रीन, वेल्स, वुड, चैपल, ना तो मुझे ग्रीन की बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं और वो बहुत स्मार्ट बॉलर हैं और क्रिटिकल ओवर्स में भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको रख रखा है।
चैपल और वुड मेरा टीम में पक्का रहेंगे। कीपर आपको एक लेना है, ठीक है। गेस्ट और हर्स्ट हैं। गेस्ट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हर्स्ट ने पहले मैच में मतलब लास्ट मैच में ज़रूर रन बनाया था, लेकिन अगर मुझे लेना होगा तो मैं शायद गेस्ट के साथ ही जाऊँगा। बैटिंग हेवी टीम बनाने के बारे में हम बात कर रहे थे, और वो बैटिंग हेवी टीम है, आपको शायद दिख रहा भी होगा। क्रॉफ्ट, केम, मैडिसन, वेल्स, लुइस रीस, गेस्ट, ये 4-5 तक सारे बैट्समैन आ जाएंगे बैटिंग करने। यहाँ पर जो और ऑप्शंस भी हैं बैटिंग से, टॉम ब्रूस एक ऑप्शन है, अगर ये चेज कर रहे हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। जेनिंग्स कल के मैच में खेलेंगे, लेकिन याद रखना किसी भी बैट्समैन को लेने का मतलब यही है कि मैंने ऑलरेडी सबित पटेल को नहीं रखा है, और जनता यहाँ पे केम और वैगस्टफ इन दोनों को नहीं रखेगी, ये ज़्यादा चांसेस हैं। केम को मैंने क्यों रखा है आप समझ सकते हो, और वैगस्टफ मेरे लिए ऑलराउंडर की तरह काम पे आएंगे, और लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिलते हैं। डेविड लॉयड के साथ लोग जा रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ इन रिकॉर्ड इनके नहीं है और ज़्यादा भरोसा भी इन पे नहीं है, इसीलिए मैंने इनको इनिशियली कंसीडर नहीं किया है। सेफ जाने के लिए आप वो कर सकते हो, लेकिन ब्रूस हैं, इनका एक बड़ा इनिंग्स पेंडिंग है, कभी भी वो आ सकता है, स्पेशली वो अगर चेज कर रहे हैं तो आप इनकी तरफ देख सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं बैटिंग से ऐसा कुछ है। समित पटेल एक ऑप्शन होंगे। एस्पिनवॉल लास्ट मैच जो खेला था उन्होंने यहीं पे इन्होंने 4 विकेट निकाले थे। बॉलिंग फर्स्ट एस्पिनवॉल और प्लेथविक यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएंगे, इन दोनों को आप देख सकते हो। और सबित पटेल का भी वही है, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। बॉलिंग पे लोग तीसरा ऑप्शन जो है पैट ब्राउन के लेके जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम बैटिंग हेवी टीम बनाने की सोच रहे थे तो इसीलिए हमने इनको कंसिडर नहीं किया। लेकिन पैट ब्राउन ने अभी तक दोनों मैच में विकेट्स लिए हैं, और 3 और 2 एक एक करके भी नहीं, ठीक है। जनरली बॉलिंग सेकंड उनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, और पहले मैच पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग जो कराई थी 3 विकेट, वो बॉलिंग सेकंड में कराई थी। लेकिन आज के मैच पे उनको बहुत रन्स पड़े थे, वो तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे फिर भी, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। तो ये एक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ऐसा बना के रखा है, और शायद मैं एक जो लास्ट प्लेयर है वो भी बैटिंग से लूँ या फिर किसी एक बॉलर को ले लूँगा टॉस के ऊपर डिपेंड करके। कैप्टन वाइस में चॉइस की बात करें तो वेल्स विदाउट एनी डाउट कैप्टन ऑप्शन सही है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉफ्ट अगर चेस कर रहे हैं तो ये भी वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। टीम में हमारे होंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना बनाना वो हम टॉस के ऊपर डिपेंड करके देख लेंगे। डर्बी की तरफ से देखना है तो लुइस रीस एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए, हालांकि रिस्क ही बहुत होगा क्योंकि ये बॉलिंग रेगुलरली नहीं कराते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि लैंकाशायर के भले ही आप प्लेयर कम रखो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन उन्हीं की तरफ से बनाओ। वेल्स और क्रॉफ्ट के अलावा ग्रीन और वुड भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। वुड स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, वाइस कैप्टन तो आप बना ही सकते हो। और डर्बी की तरफ से लुइस रीस मैंने जैसा बता दिया, अगर वो एक आध ओवर बॉलिंग और कराने लग जाए, जो मुझे लग तो रहा है कल के मैच में वो करेंगे, क्योंकि इस ग्राउंड पे वो बॉलिंग करते भी थे पहले और सक्सेसफुल भी होते थे। और मैडिसन एक बैटिंग से ऑप्शन है जिनकी तरफ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।